नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश महाविजय का महाप्लान में आपका बहुत स्वागत है। बात हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की और उसी के मद्देनजर तमाम तरह की बिसात बिछाई जा रही हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज यानी 30 मई से 30 जून तक विशेष महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जाएगा। 2024 के चुनावों पर नजर रखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी और उन्हें जनता के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी रैली आयोजित की जा सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का यह अभियान 30 मई से 30 जून यानी पूरे 1 महीने चलने वाला है और इस तरह बीजेपी 1 महीने के अंदर जनता से जुड़ने के लिए जनसंपर्क करेगी। देश भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की 51 रैलियां होंगी, 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं की जाएंगी और सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्लान तैयार किया गया है, आखिर कितनी कामयाब बीजेपी उसमें होगी और विपक्षी पार्टियां इसे किस तरह से देखें। तमाम मुद्दों पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी और सुभाषपा की ओर से सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और शुरुआत शरद त्रिवेदी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सब कुछ तो बेहतर चल रहा है, निगम के चुनावों में भी जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भी कमल खिलने का काम हुआ, लेकिन अब सवाल यह है कि 2024 की लड़ाई भी है, लेकिन जो इतना बड़ा प्लान भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयार किया गया, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम नेताओं को यह निर्देश दिया कि जनता से संवाद स्थापित करें, जनसंपर्क करें। इसके पीछे आप क्या तर्क मानते हैं? कितना कामयाब आप हो पाएंगे इसके जरिए? रितेश जी देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी कार्यक्रम का कोई आखिरी तारीख नहीं होती कि इस तारीख के बाद कार्यक्रम बंद हो जाएगा, जनसंपर्क बंद हो जाएगा। ये निरंतर चलता रहता है। जिस तरह हमारा काम जनता के बीच निरंतर चलता है, वैसे ही जनसंपर्क निरंतर चलता है। और आप देखें कि पिछले 9 साल में हम लोगों ने 6 चुनाव लड़े हैं। 6 चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमको मिला है। 2 निकाय, 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में। और विपक्ष ने सारे समीकरण बैठा लिए, जाति समीकरण बैठाया, चाचा भतीजा, बुआ बबुआ, लड़के पसंद है उत्तर प्रदेश को, सारे समीकरण सब फेल ध्वस्त हो चुके हैं। अब जो है 2024 के चुनाव में जो हम लोग संकल्प लेके पहले निकले थे कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, तो अब उसमें कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब विपक्ष मुक्त भारत का जो आह्वान है उसका पहला कदम जो है वो उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। और ये बात हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हम लोगों ने काम किया है पिछले 9 साल में, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, अब विश्व में जो भारत का पहले 8वें पायदान पे था, अब 5वें पायदान पे आ गया है। जो महंगाई की दर है वो आज सवेरे अखबारों में आई है, 4.8% महंगाई की दर है, वो विश्व में सबसे कम है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे कम है। जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 6% है, जहाँ की विश्व के कई देश जो हैं वो 1 और आधे % तक पहुँचने में भी उनको पसीने छूट रहे हैं। भारत अकेली शक्ति है विश्व में जिसमें 6% के रेट से जो अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है। और ये जो कार्य हमने किया है इसमें 3 साल तो वैक्सीन जो वायरस की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने ये हासिल किया है। लेकिन असर में एक सवाल है, चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब विपक्ष मुक्त भारत करना है। कर्नाटक का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दोनों में कांग्रेस की सरकार अब बनी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत होगा। विपक्ष मुक्त भारत होगा तो किस तरह की तस्वीर आप पेश करना चाहते हैं लोकतंत्र में? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आपका संवाद संपर्क टूट गया है जनता से, चूंकि विरोधी आपके लगातार ये कह रहे हैं? नहीं, अगर संपर्क टूटा होता तो हम चुनाव नहीं जीते उत्तर प्रदेश में। आप और बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। कर्नाटक के चुनाव में ठीक है जनता का हमें आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन कर्नाटक में विपक्ष के अध्यक्ष का पद आज भी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस जो ये भारत जोड़ो यात्रा लेके राहुल जी निकले थे, उस समय इनकी पास गुजरात में विपक्ष के नेता का पद था। जब ये इनकी यात्रा खत्म हुई तो वो पद भी खत्म हो गया
गया इनके हाथ से। तो एक कुछ वजह है, कुछ खामियां थी जिस वजह से कर्नाटक में हम लोगों को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और उसका आगाज जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। निरंतर काम कर रहे हैं और उसका आगाज उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी, सवाल मेरा आपसे, चूंकि साफ तौर पर त्रिवेदी जी ने तो कह दिया कि विपक्ष मुक्त की ओर हम बढ़ रहे हैं, हालांकि वो दूसरी तरफ कर्नाटक का उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी विपक्ष में है। मेरा सवाल आपसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्लान तैयार किया गया है, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि तैयारियां तो आपकी ओर से भी की जा रही हैं, बूथ स्तर से तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आपके जितने भी समीकरण पूर्व में बने हैं वो सारे फेल हो गए हैं। बात मैं यहीं से शुरू करूंगा रितेश जी कि हमारे गठबंधन पे टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, हमने गठबंधन किया, गोवा से किया, हमने एक पार्टी के नौजवान के साथ गठबंधन किया जी। हमने भगवान राम से गठबंधन नहीं किया सत्ता के, हमने सांड से गठबंधन नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान से गठबंधन नहीं किया, हमने शमशान और कब्रिस्तान से भी गठबंधन नहीं किया। हमने उस दायरे में गठबंधन किया जिस दायरे में हमारा संवैधानिक ढांचा हमको इजाजत देता है। बीजेपी ने आज एक बड़ी बात कह दी, संगोल जैसा राजदंड इसलिए आपने स्थापित किया है कि आप ये बात कह सको टीवी चैनल पे बैठ के कि हम विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं। ये आप इसलिए अगर ये दिखाना बताना चाहते हैं तो आज स्पष्ट हो गया कि राजदंड की स्थापना के लिए आप मुबारक कि आप विपक्ष मुक्त उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं। हम सत्ता चाहते हैं रितेश जी, समाजवादी पार्टी सत्ता चाहती, कांग्रेस सत्ता चाहती, और भी दल चाहते, लेकिन हम विपक्ष मुक्त सत्ता नहीं चाहते। आवारा बना देता है सत्ताओं को, निकम्मा निष्ठुर बना देता है विपक्ष मुक्त सत्ता को, और राजतंत्र की ओर बढ़ा देता है विपक्ष मुक्त सत्ता। ये बात अगर बीजेपी को समझ में नहीं आ रही तो हम भी तो यही कहते आ रहे हैं जनता 33 सालों से कि आपके सामने जो सरकार है वो राजतंत्र की तरह सरकार चलाना चाहती है, हिटलर शाही की तरह सरकार चलाना चाहती है, वो संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार नहीं चलाना चाहती है। हमारे संविधान के अनुच्छेदों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम राजतंत्र की स्थापना करके लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, एक नया आयाम स्थापित होगा। जबकि हमारे अनुच्छेद कम है, लेकिन एक चीज बता दूं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक रितेश जी, इस बात का वर्णन है संविधान में हमारे, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, जो धर्म है सब समान है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। नहीं, इस पर मैं जवाब लूंगा मनोज यादव जी निश्चित तौर पर शरद त्रिवेदी जी से, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है और जैसा निगम के चुनावों में नतीजा आया है उसको देखते हुए अलार्मिंग सिचुएशन तो आपके लिए भी, आपकी तैयारियां किस तरह से, क्या उसको बराबरी कर पाएगी, क्या मुकाबला कर पाएगी बीजेपी के आगे? 12 जून को बिहार में एक बैठक है विपक्षी दलों जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल का प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर से और सीतापुर से शुरू होने जा रहा है। 9 से 10 सीतापुर में और 5 तारीख को लखीमपुर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सारे कार्यक्रम में शिरकत होंगे और हम बूथ अध्यक्ष तक के अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे कि बीजेपी की इस सरकार से कैसे चुनाव जीता जा सकता है, किस तरह हम इस सरकार को हरा सकते हैं, ये इस बात को हमें बताना पड़ेगा। बिल्कुल, तैयारियां यानी कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरफ से पूरी हैं। मैं एक बार सुभाष चंद्र जी की ओर जाऊं। शरद त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सवाल है, हालांकि शुरू में आपने जरूर कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हुआ और अब विपक्ष मुक्त करना है, या तो वो फ्लो में निकल गया या फिर आप, चूंकि ये कहा गया है मनोज यादव जी की ओर से, जो राजदंड स्थापित किया गया है वो दरअसल दर्शा यही रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप अभी भी अपनी उस बात पर अडिग हैं विपक्ष मुक्त भारत की? नहीं, बिल्कुल, अगर जनता उनको नहीं चाहती है, जनता विपक्ष के जो हालात हैं आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि गुजरात में पहले विपक्ष का पद था, फिर वहां की जनता ने उनको विपक्ष के लायक भी नहीं समझा। नहीं सर, जनता चाहती है वो अलग सवाल है, क्योंकि आपने कहा शरद त्रिवेदी जी की पहले कांग्रेस मुक्त किया है और अब विपक्ष मुक्त करेंगे। बिल्कुल, जो देखिए, जनता की सेवा में अगर हम लोगों को जनता चुन रही है तो इसका मतलब विपक्ष को नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, पिछले 9 साल में जब जब चुनाव हुआ, जहां चुनाव हुआ, जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ, चाहे वो इनका गढ़ माना जाता था, रामपुर था, आजमगढ़ था, सुअर सीट थी, जहां भी चुनाव में गए वहां नतीजा वही निकला है।
चाहे कोई समीकरण बैठा ले, नतीजा वही निकला है। जनता नहीं चाहती है कि ये विपक्ष में भी बैठे हैं। ठीक है। गुजरात में इसका पहले जो पहला पायदान वहां रखा गया है, दूसरी सीढ़ी उत्तर प्रदेश में रखी जा रही है। और आप देखें कि हमें बेहद खुशी है कि बल्कि हो सकता है कि शायद समाजवादी पार्टी को इसके बारे में दोबारा सोचना पड़े, क्योंकि ये अपना कार्यक्रम नैमिषारण्य से शुरू कर रहे हैं। जैसे राहुल जी जो हैं वो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, ये नैमिषारण्य से शुरू कर रहे हैं। तो ये हो मतलब इससे तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं इनके कार्यकाल में। अगर इन लोगों को तो ऐसी जगह जाना चाहिए जो सेकुलर जगह है। नैमिषारण्य है, अयोध्या है, वाराणसी है और मथुरा। इस तरह की बात करके कम से कम अपने मुद्दों की बात करो। शरद त्रिवेदी जी, इतनी उम्र हो गई आपकी, क्यों ईश्वर पर टिप्पणी लेके? जो मैंने अभी कहा वही कहना शुरू कर दिया आपने। आप और आपके प्रधानमंत्री क्या कह सकते हो? धर्म की ठेकेदारी, भगवान, पेटेंट, यही तो कह सकते हो। हिंदू मुसलमान, काम अपने बताओ ना। पेटेंट कराया क्या? निम्साक तुम्हारा ही है क्या? नैमिषारण्य की स्थापना तुम्ही ने की है क्या? अरे हमारे दिए हुए गल्ले से चलता है ये सिस्टम, धार्मिक तंत्र। अगर दलित और पिछड़ा दान देना बंद कर देगा तो ये सारे मठ और मंदिर बंद हो जाएंगे। नहीं सर, मनोज यादव जी, चर्चा किसी और दिशा में मुड़ जाएगी। नहीं, मनोज यादव जी और शरद त्रिवेदी जी, ठीक है, मनोज यादव जी और शरद त्रिवेदी जी, चर्चा किसी और तरफ मुड़ जाएगी अगर यही लगातार आगे भी बढ़ता रहा। ठीक है शरद त्रिवेदी और मनोज यादव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार सुभाष चंद्र यादव जी का रुख कर लेते हैं। अब सुभाषपा कहां पर स्टैंड करती है यादव जी? अगर हम देखें इस पूरे समीकरण में, चूंकि बीजेपी के सामने एक प्लान है, समाजवादी पार्टी के सामने प्लान है, बहुजन समाज पार्टी की ओर से बदलाव किए गए संगठन के स्तर पर, सुभाषपा खुद को कहां पाती है? और जिस तरह से शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष, चूंकि तमाम जो दावे पीछे किए गए विपक्ष के, जो रणनीति बनाई गई, समीकरण तैयार हुए, फेल हो गए, ऐसे में आगे भी जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कह रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। आपका जवाब? जनता के बीच में रहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के नेता माने जाते हैं। वो हमेशा संघर्ष करते आए हैं। भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल के अंदर बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले महिला सम्मेलन भी हर मंडलों के अंदर आयोजित किया था। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से, काफी मजबूत तरीके से। हाँ, यहाँ शरद त्रिवेदी जी ने जो बोला कि विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सत्ता का अहंकार हो रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष नहीं है तो वहां का जो शासक होता है वो निरंकुश हो जाता है, डेमोक्रेसी नहीं बचती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो टिप्पणियां शरद त्रिवेदी कर रहे हैं, तो शरद त्रिवेदी जी जिस प्रकार एमएलसी के भी चुनाव हुए या दूसरे भी चुनाव होते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं बहुमत होने के बावजूद भी विपक्ष का आह्वान तो करता है कि भैया हमारी विचारधारा से सहमत है या हमारे विचारधारा को मानने वाले हमारे प्रत्याशी को वोट करें। इनका शीर्ष नेतृत्व जब इस प्रकार का आह्वान करता है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी शरद त्रिवेदी जी को करना शोभा नहीं देता। कि विपक्ष न है तो बिल्कुल सही है, विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सब्जी के अंदर नमक का होना जरूरी है। अगर सब्जी के अंदर नमक नहीं होगा तो सब्जी किसी काम की नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है, वरना सारे तानाशाह हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो इस प्रकार की टिप्पणी मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करनी चाहिए, क्योंकि इनका शीर्ष नेतृत्व भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। इनके शीर्ष नेतृत्व ने ये जरूर बोला कि भैया कांग्रेस को हमको भारत चाहिए, लेकिन आज तक इनका शीर्ष नेतृत्व चाहे अमित शाह जी हो, आदरणीय मोदी जी हो, आदरणीय योगी जी हो, जेपी नड्डा जी हो, इनका किसी को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं है कि नहीं हमको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। तो इस प्रकार की टिप्पणी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से नहीं हो सकते। शीर्ष नेतृत्व का कहना इनके बयानों से बिल्कुल इतर है। विपक्ष का लोकतंत्र के होना बहुत ही जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो उस दिन सब तो सुना हो जाएगा, विधानसभा सुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं इनकी बातों से बिल्कुल समर्थन नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता। बाकी स्वयं से भारतीय समाज पार्टी 2024 के तैयारी पूरी मजबूती के साथ कर रही है और दिल्ली का जो रास्ता बिहार से होते हुए दिल्ली जो जाता उत्तर प्रदेश से होते हुए उसकी शुरुआत पूर्वांचल से होती है और पूर्वांचल के अंदर स्वयं से भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई है, बिना स्वयं से भारतीय समाज पार्टी के दिल्ली की सत्ता हासिल करना। त्रिवेदी जी आपका एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। सुभाष जी देखिए, अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि चुनाव की कौन क्या तैयारी कर रहा है। जो तैयारी हमने करी थी अब उसी चरण चिन्हों पे विपक्ष चलने लगा है। पन्ना प्रमुख, बूथ को मजबूत करना इन्होंने भी शुरू कर दिया है। जैसे हम अभी मनोज भाई ने कहा था, कहने के साहब राम जो है वो हम राम के साथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं पूरा भारत राम के साथ है, हम राम के साथ है, पूरा विश्व राम के साथ है।
हम तो राम के साथ हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म से राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और धर्म से राजनीति करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। जो न्याय उत्तर प्रदेश की जनता को 25 साल उम्मीद थी वो न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जब जब चुनाव में गए हैं उसने उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। उत्तर प्रदेश 8वें से 5वें पायदान जो भारत 5वें पायदान पे आ गया और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे पायदान पे और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज सबसे आगे जा रहा है और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का इंतजाम माननीय योगी जी ने संकल्प लिया है। उस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और ये जो रास्ते इसमें कहीं रुकावट ना आए इसके लिए 2024 के चुनाव की हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग ये तैयारी हमेशा रहती है, हम सिर्फ चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग निरंतर तैयारी के मोड में रहते हैं। हमारे काम इस तरह के हैं कि जनता हम लोगों को जिता के लाती है। ठीक है, अब सुभाष जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं मनोज यादव जी के पास जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रितेश जी मैं बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने सारी बातें बोली लेकिन उस बात को इन्होंने घुमा दिया जिस प्रकार इन्होंने बोला जो विपक्ष में भारत चाहिए, तो ये कम से कम स्पष्ट डिबेट के अंदर पूरा देश देख रहा है। क्या ये शीर्ष नेतृत्व से बने हैं? क्या इनकी जो बातें पार्टी गाइडलाइन से बिल्कुल रिटर्न है? क्योंकि इनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी आज की बयान नहीं किया। रितेश जी आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी। ये विपक्ष में भारत का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका दम झलक रहा है, इनका एंकर झलक रहा है। इसके बारे में शरद त्रिवेदी स्पष्ट करें। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास शरद त्रिवेदी जी, उस वक्त आप जरूर जवाब दीजिएगा जो कहा गया सुभाष जी की ओर से। लेकिन मनोज यादव जी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, पूरा 1 महीना भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब प्लान तैयार कर लिया गया है, बड़े बड़े नेता मैदान में उतरेंगे। हालांकि त्रिवेदी जी ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसका रिजल्ट निकला। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार महंगाई का मुद्दा उठाया जाता है, अन्य मुद्दे भी उठाए जाते हैं, जो लगातार उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं बीजेपी की ओर से। विपक्ष उसे कैसे देखता है, समाजवादी पार्टी उसे कैसे देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी मौजूदा बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के कामों को लेके बिल्कुल किसी तरीके से परेशान नहीं। हाँ, ये जो काम कर रहे हैं वो चुनाव जीतने लायक तो काम नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी जो नरेशन पैदा करती है, जो चुनावी कूटनीति पैदा करती है, डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला अपनाती है, जो नफरत पैदा करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, और जो तमाम सारे इनके मीडिया के हथियार हैं। आपके चैनल को मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, मैंने कभी इस तरह का नैरेटिव आपके चैनल पे नहीं देखा। लेकिन जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उन सबसे समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। हम इनके काम में इतना दम नहीं कि हम इनके काम से घबरा जाएं या कोई ऐसा काम कर दिया हो कि जनता इनकी तरफ हो जाए। 2019 का चुनाव याद करिए, किस पे हुआ था? भारत पाकिस्तान पुलवामा अटैक, 50 जवानों की शहादत और मोदी का वोट मांगने का तरीका। कोई बात छुपी है क्या? किस काम पे वोट मांगने गए थे? और इस बार की भी तैयारी है, राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर के नाम पे मांगेंगे, फिर चुनाव हिंदू मुसलमान का करेंगे डिवाइडेशन, उसी पे तो वोट मांग सकते हैं। तो हम इनके किसी काम से चिंतित नहीं है। ये जितना काम कर रहे हैं उससे भारत का गर्व सर से ऊपर होता जा रहा है। 5 किलो राशन और 1 शौचालय, यही है बीजेपी का काम। 80 करोड़ लोगों से ज्यादा को राशन देना जिस देश में पड़ रहा हो, उस देश को आप कहेंगे कि वो देश नया भारत बन रहा है। पुराने भारत में तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की आवश्यकता नहीं थी जी। संपन्न थे लोग, खा रहे थे, कमा रहे थे, अपने बच्चों को जिला रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की डिस्कशन हो रही थी। अब तो हम खाने को ही तरस रहे हैं कि खाना कैसे खाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। मौजूदा बीजेपी की एक लाइन रितेश जी रुक जाइए। बीजेपी की सरकार हमें सत्ता का अहंकार ना दिखाए। हमारी 5 साल की जब सरकार थी और जब नेताजी 3-3.5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, बीजेपी आरएसएस के लोग कीड़े की तरह रेंगते हुए हमारी सरकार से मदद मांगते थे, कीड़े की तरह। नहीं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें मनोज यादव जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पर्सनल टिप्पणी किसी पर भी नहीं, मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर अपनी राय रखें। ठीक है, ये कैसे? ठीक है मनोज यादव जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता नेताजी से, अखिलेश जी से कैसे दुआ देते थे, कैसे मांगते थे अपने अधिकार, ये हमें पता है, हमें बीजेपी न बताए। सत्ता पक्ष से हर कोई मांगता है मनोज यादव जी, आपकी बात पूरी तरह ठीक है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल, चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल से बचे, चूंकि इससे स्तर गिरता है। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, वो आप गिना रहे हैं तमाम अच्छी चीजें, देखिए सामने से मनोज यादव जी तमाम उन चीजों को गिना रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, 80 करोड़ राशन का जिक्र कर दिया।
जो तमाम समीकरण अभी बनते दिखाई दे रहे हैं 2024 से पहले, चूंकि विपक्षी एकता का भी दम लगातार भरा जा रहा है, आपको लगता है कि क्या कहीं स्टैंड कर पाएगा बीजेपी के सामने, और जो उनकी ओर से सवाल उठाए गए उन पर आपका जवाब? देखिए, मैं जवाब नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे भाई मनोज जी से, क्योंकि वो बहुत प्रखर वक्ता है और बहुत ज्ञानी भी हैं। वो मुझे बता दें, मैं बाद में भी उनसे डिबेट के बाद भी मिल सकता हूँ, वो मुझे बता दें कि किस देश की महंगाई की दर भारत से कम है, उसका नाम बता दें। किस देश की अर्थव्यवस्था की जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इकोनॉमी है, जीडीपी का बढ़ना जो है भारत से ज्यादा है, उस देश का नाम बता दें। और तीसरी चीज की हमारे पास जिस तरह का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, आज से 15 साल पहले था 200 बिलियन डॉलर, आज 877 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 680 बिलियन डॉलर का है। ये ऐतिहासिक घटना है। ये मनोज भाई को भी इससे उतना ही गर्व होना चाहिए जितना हमें। ये भारत के का एक अचीवमेंट है, तो हम लोगों को, सब लोगों को इसका सर शॉर्ट में जवाब, समय की थोड़ी कमी है। मनोज यादव जी शॉर्ट में जवाब करके दिखाया, और अपने 9 साल मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी के लोग धैर्यपूर्वक सुन लेंगे आंकड़ा तो स्पष्ट हो जाएगा। भारत में 2 क्राइसिस आए। पहला था 2008-9 में, जब रिसेशन पूरी दुनिया में आया, लेकिन भारत को रिसेशन नहीं छू पाया। समाजवादी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी, पूरे देश में सरकार चल रही थी। दूसरा मैं आंकड़ा आपको प्रस्तुत किए दे रहा हूं, जब 49% एफडीआई की बात हो रही थी, 49% एफडीआई की बात हो रही थी, तो यही बीजेपी के लोग विलाप कर रहे थे। ठीक है मनोज यादव जी, बिल्कुल कौन सा आंकड़ा आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है मनोज यादव जी, अभी तो बस आगाज हो रहा है, चूंकि पूरा महीना बाकी है अभी भारतीय जनता पार्टी के इस मेगा प्लान का, और विपक्ष की भी अपनी पूरी तैयारियां हैं, तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत और चर्चा के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 4 मिनट 18 मंडल का। औरैया में युवक पर चली गोली, दबंगों ने जान से मारने की नीयत से चलाई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस। इटावा में अवैध गुटखे से लदे हुए एक पिकअप को बरामद किया गया, 2 युवक हिरासत में, जांच जारी। ललितपुर में गौशाला से 1579 गौवंश लापता, अधिकारियों की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गौवंश आश्रय स्थल अमझरा का मामला। कानपुर में भाजयुमो कार्यकर्ता ने थाने में किया हंगामा, मुकदमा वापस लेने की मांग, गुजैनी थाने में किया हंगामा। बांदा में बदमाशों ने किया बैंक लूटने का प्रयास, मौके पर पहुंची पुलिस, बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई, 4 पुलिस की हिरासत में 3 फरार। फर्रुखाबाद में तालाब में डूबने से बालक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने शव को निकाला। फर्रुखाबाद में सरकारी अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप, परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। कुशीनगर में लापता लड़की की मिली लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। बागपत में युवक ने दबंगों पर लगाया महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप, युवक और दबंगों के बीच मारपीट, केस दर्ज। आगरा में नाले के अंदर मिला युवक का शव, सिर पर गंभीर चोट, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में मृतक बच्चे के शव का डॉक्टर ने किया सौदा, 15,000 की मांग की, मौत की रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत मांगी। इटावा में पानी के विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल, अस्पताल भेजा गया। बिजनौर में घर के पास दिखा अजगर, लोगों में बदायूं में दलित युवक की पुलिस चौकी में पिटाई की गई, वीडियो वायरल, इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को घेरा। आगरा में ताजमहल पर पर्यटक को बेची गई फर्जी टिकट, चेकिंग एंट्री में 3 टिकट फर्जी मिले, पुलिस जांच कर रही है। कन्नौज में गंगा स्नान करने आए 2 युवक डूबे, गोताखोरों ने शवों को निकाला बाहर, परिजनों में मचा कोहराम। उन्नाव में डंपर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया। अयोध्या में सनबीम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, छत से गिरने से मौत, इस पर एसआईटी ने सबूत जुटाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।